Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Sociology PGT and GIC Prakta Sociology, we will discuss about उत्तर आधुनिकवाद अर्थ एवं विशेषताएं. Now before wasting our time, we will start our new lecture, liberalization, privatization and globalization. उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण. समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है जो एक दूसरे के साथ निकट से जुड़ी हैं: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण. लिबरलाइजेशन वो नीति या कार्रवाई है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता और उससे मिलने वाले लाभ की अधिकतम वृद्धि के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा दिए जाते हैं या उनमें ढील दे दी जाती है ताकि बाज़ार की शक्तियों को बेरोक टोक काम करने दिया जाए. इसके साथ यह विश्वास जुड़ा है कि आर्थिक गतिविधि में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मांग और पूर्ति तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम को काम करने देना चाहिए. साथ ही व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए प्रोत्साहनों की विस्तृत गुंजाइश रखनी चाहिए. इस नीति के अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को कम करने की कोशिश की जाती है. उदारीकरण के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने से व्यक्ति स्वयं परिश्रम से विमुख हो जाते हैं और राज्य के संसाधनों पर भी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ता है. फिर जो लोग अपनी सूझबूझ और कठिन परिश्रम के बल पर राज्य की समृद्धि को बढ़ाते हैं उन पर करों का बोझ बहुत बढ़ जाता है और वे भी परिश्रम से विमुख हो सकते हैं. अतः सब तरह के लोगों को परिश्रम की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य की कल्याणकारी सेवाओं को सीमित करना जरूरी है. निजीकरण या गैर सरकारीकरण. प्राइवेटाइजेशन वह नीति या कार्रवाई जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को अर्थात किन्हीं विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण को सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण से हटाकर निजी या गैर सरकारी क्षेत्र को उसका स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है ताकि उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके, उससे होने वाली वित्तीय हानि को रोका जा सके और उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिकतम परिश्रम की ओर प्रेरित किया जा सके, राज्य के बोझ को कम किया जा सके और राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाया जा सके. भूमंडलीकरण की नीति को 1980 के दशक से विशेष लोकप्रियता मिली है. यह नीति उदारीकरण और निजीकरण के तार्किक परिणाम को व्यक्त करती है. इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत अर्थव्यवस्था को विश्व के किसी भी हिस्से की आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ने की छूट दे दी जाती है. यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल विश्व के एक हिस्से से सस्ता मिल रहा हो और श्रम दूसरे हिस्से में सस्ता पड़ रहा हो, तो पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हों और बाज़ार विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में दूर दूर तक फैले हों, तो भूमंडलीकरण की नीति के अंतर्गत इन सब का एक साथ उपयोग करने से कोई संकोच नहीं किया जाता. भूमंडलीकरण के अंतर्गत उत्पादन, विपणन और सेवाओं का जाल बिछाने तक के किसी भी कार्य को विश्व के किसी भी कोने में संपन्न किया जा सकता है ताकि जहां उसकी लागत सबसे कम आए उसकी गुणवत्ता उन्नत की जा सके और जहां उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके वहां उसे संपन्न करने की अनुमति और सुविधा प्राप्त हो. आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण की नीति बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को बढ़ावा देती है और फिर जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है. ये परिवहन और संचार प्रणाली को उन्नत करके विश्व के सब हिस्सों में निकट संपर्क स्थापित कर देती है. ये एक जैसी वस्तुओं और सेवाओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचकर रहन सहन की एक जैसी शैली को बढ़ावा देती है और मनोरंजन के तरीकों में भी एकरूपता ला देती है. अंततः यह संपूर्ण विश्व के लिए एक भूमंडलीकरण संस्कृति के विकास में योग देती है. इस तरह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को विश्वव्यापी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के दायरे में ला दिया है. यह ग्लोबल विलेज की स्थिति उत्पन्न करता है. आर्थिक दृष्टि से भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व के आर्थिक समाकलन की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सब देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर एक ही प्रणाली के रूप में
विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका सही तरीका यह होगा कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार के सब रास्ते खोल दिए जाएं और पूंजी तथा श्रम शक्ति को संपूर्ण विश्व में मुक्त विचरण का अवसर दिया जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी से विशेष लाभ उठाया जाता है, विशेषतः उस प्रौद्योगिकी से जिसके सहारे कोई भी सूचना या संदेश पलक झपकते ही विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा संरचनात्मक समायोजन करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वे विकसित देशों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को आकर्षित करने में चीन और ब्राज़ील का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा रहा है। भूमंडलीकरण का दूसरा पक्ष क्षेत्रीय आर्थिक समाकलन है, जिसमें साधारणतः निकटवर्ती देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर किया जाता है। यह प्रवृत्ति भूमंडलीकरण के रूप में अपने तार्किक परिणाम तक पहुँचती है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अमित भादुड़ी एवं दीपक नैयर ने अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट पर्सन्स गाइड टू लिबरलाइजेशन 1996 में वैश्वीकरण का बहुलवादी विवेचन किया। आज सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने एक स्थान को पूरे विश्व का प्रतिनिधि बना दिया। परिणाम स्वरूप अन्योन्यासिता अत्यधिक बढ़ गई। पिछले 10 से 20 वर्षों में संचार साधनों में बेतहाशा वृद्धि, सूचना तकनीकी और यातायात साधनों के विकास ने स्थानीय और वैश्विक लोगों को एक कड़ी में बांध दिया। यह प्रक्रिया, जिससे दुनिया भर के सामाजिक बंधनों में घनिष्ठता निकटता आ गई है, वैश्वीकरण कहलाती है। दरअसल यह प्रक्रिया प्रत्येक इकाई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विकासशील विश्व में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है जो अपनी स्थानीयता के नष्ट होने को लेकर है। वैश्वीकरण से यह लगता है कि कहीं हमारा घूमर, भोजपुरी नाच, गुजराती गरबा, तमाशा और राजस्थान की रस्मत लुप्त न हो जाए। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारी स्वच्छंदता एवं नैसर्गिकता के छिनने का डर लगा रहता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो वैश्वीकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया तेज गति से बदल रही है, इसलिए परिवर्तन की शंका की दृष्टि से देखना गलत नहीं है, तो अलग अलग थलग थलग ही पड़ जाएगी। इस संदर्भ में थियोडोर लेविट ने लिखा है कि हम वैश्विक तरीके से सोचना चाहिए और हमारे काम के तरीके स्थानीय होने चाहिए। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ जुड़ी हुई है, जिसे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में अपनाया गया था तथा जो एलपीजी के नाम से लोकप्रिय है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जीवन पद्धति के उद्भव का आधार है, जो वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था तथा विश्व गांव की अवधारणा को साकार कर रहा है। सन 1998 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विचार विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र नामक पत्रिका में छापा गया। इसके अनुसार वैश्वीकरण बहुलवादी है, जो संपूर्ण संसार की विभिन्नताओं का समावेश करता है। इसका प्रथम प्रयोग रॉबर्टसन ने एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में किया था, अतः इन्हें इसका जनक माना जाता है। मैल्कम वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन 1998 में लिखा है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं का पर्याप्त समावेश होता है। इसमें भूगोल तथा राष्ट्रीय स्थानीय सीमाओं के जो दबाव और बंधन होते हैं वे धूमिल हो जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। स्टुअर्ट हॉल ने वैश्वीकरण में पाए जाने वाले द्वैतों की चर्चा की। सार्वजनिक विशिष्ट, सजातीयता विभेदीकरण, एकीकरण विखंडन, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, सानिध्यता समन्वयता इत्यादि। विश्व व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, बहुराष्ट्रीय उद्यम, प्रवासी श्रमिक वर्गों का अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, बहुराष्ट्रीय उद्यम, प्रवासी श्रमिक वर्गों का अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण की शुरुआत से विश्व के बहुत सारे लोगों के लिए उन्नति के अवसर पैदा हुए। इसने व्यापार को बढ़ाया है, नई प्रौद्योगिकी को बढ़ा दिया है, विकासशील देशों में विदेशी निवेश के द्वार खोले हैं, विकासशील देशों के लोगों को घर बैठे विदेशी प्रतिष्ठानों के लिए काम करने का अवसर प्रदान किया है, जनसंपर्क के साधनों का विस्तार किया है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यक्तिगत संदेशों को तत्काल या अत्यंत तीव्र गति से
देश विदेश में पहुंचाने की सुविधा जुटाई है और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं और ज्ञान के भंडार को सर्वसुलभ बनाया है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप बाजार का आकार इतना बड़ा हो गया है कि वह राष्ट्रीय सीमाओं से बंधा नहीं रह गया है, परंतु इससे बाजारों का महत्व इतना बढ़ गया है कि मानव जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा होने लगी है। बाजार के लिए नए मानक, नीतियाँ और संस्थाएं विकसित करने की ओर जितना ध्यान दिया गया है उतना मनुष्यों और उनके अधिकारों पर नहीं दिया गया है। बाजार कार्यकुशलता को बढ़ा सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि वह न्याय को भी बढ़ावा दे। मानव विकास के क्षेत्र में बाजार बहुत मामूली भूमिका ही निभा सकता है। जब बाजार मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने लगती है, जैसा कि 1997 में पूर्व एशिया के वित्तीय संकट के समय देखा गया। नई शताब्दी में भूमंडलीकरण के सामने मुख्य चुनौती यह नहीं है कि बाजार के भूमंडलीय विस्तार का कैसे रोका जाए। इसकी मांग यह है कि राष्ट्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर बाजार के स्वस्थ विनियमन के लिए उपयुक्त संस्थाएं कैसे विकसित की जाएं और मानवीय, सामुदायिक तथा पर्यावरणीय संसाधनों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। भूमंडलीकरण का प्रयास जन समुदाय को समर्पित होना चाहिए, निजी लाभ को नहीं। और चिंता इस बात की है कि विकासशील देशों में भी भूमंडलीकरण की धुन में बाजार को आराध्य देवता बनाकर समाज कल्याण सेवाओं में भारी कटौती की जा रही है और उच्च शिक्षा तक को बाजार में बिकने वाली वस्तु का दर्जा देकर मानवीय अंश से रिक्त किया जा रहा है। फिर भूमंडलीकरण के नाम पर पानी के प्राकृतिक स्रोतों तक का निजीकरण करके मानव जाति को प्रकृति की अमूल्य देन से वंचित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। भूमंडलीकरण ने रोजगार के कुछ अवसर अवश्य पैदा किए हैं, परंतु कई जगह बेरोजगारी भी पैदा की है। जैसे कि पिछले दशक में भारत में ही बाजार की कठोर प्रतिस्पर्धा के चलते अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छंटनी की नौबत आ चुकी है। फिर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पाए हैं। लोगों की आय के स्तर पर भूमंडलीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि धनवान लोग अधिक धनवान हो गए, निर्धन लोग और भी निर्धन हो गए। और धनवान लोग जितनी कुशलता से नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेते हैं, निर्धन लोग वैसा नहीं कर पाते। विकासशील देशों के लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर देश के बाहर से कोई अनुशासन लागू करना उचित नहीं है। फिर ये प्रश्न भी उठ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में कृषि सेवा कार्यों या एकस्व संरक्षण के बारे में जो वार्ता चलाई जा रही है, क्या उससे विकासशील देशों के साथ न्याय हो पाएगा? क्या ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ बराबरी के स्तर का मुकाबला कर पाएंगे? क्या यहाँ के लोगों को अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर विकसित देशों में उपयुक्त और सम्मानपूर्ण रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा? अंततः संचार प्रणाली के माध्यम से जिस तरह पश्चिमी संस्कृति का विकासशील देशों में फैलाया जा रहा है, क्या वह सब लोगों को उपभोक्तावाद के साँचे में नहीं डाल देगी? क्या इससे विकासशील देश की अपनी संस्कृति को क्षति नहीं पहुँचेगी? कुछ लेखक भूमंडलीकरण को मानव जाति के लिए वरदान मानते हैं। तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण अब व्यक्तियों और समुदायों की उन्नति के लिए राष्ट्र राज्य की सीमाएं कोई बाधा नहीं रह गई है। अब उनके लिए ऐसे ज्ञान और संस्कृति का द्वार खुल गया है जो संपूर्ण विश्व से जुड़ी प्रतिभा की देन है। अब स्थानीय समुदायों को विश्व भर की प्रौद्योगिकी, सूचना सेवाओं और बाजारों से लाभ उठाने का अवसर मिल गया है। इससे भूमंडलीकरण पर्यावरण के प्रति उनकी सजगता बढ़ी है और वे भूमंडलीकरण समस्याओं को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय मानने लगे हैं। परंतु कुछ लेखक भूमंडलीकरण को विश्व के बहुत बड़े हिस्से के लिए अभिशाप समझते हैं। वे मानते हैं कि भूमंडलीकरण तीसरी दुनिया पर पहली दुनिया का प्रभुत्व स्थापित करने की चाल है। वे इस नव उपनिवेशवाद की एक युक्ति मानते हैं। तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण के बहाने पश्चिमी संस्कृति को भूमंडलीय संस्कृति बनाकर सब जगह फैलाया जा रहा है और इस तरह देश देशांतर की सांस्कृतिक विविधताओं को मिटाया जा रहा है। भूमंडलीकरण की आड़ में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिम की पूंजीवादी प्रणाली से जोड़कर इन्हें तथाकथित भूमंडलीय प्रणाली में विलीन किया जा रहा है। भूमंडलीकरण के आलोचक तर्क देते हैं कि भूमंडलीय संस्कृति और भूमंडलीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुई है, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों ने स्वार्थ साधन के लिए इसका आविष्कार किया है। इनकी अनिवार्यता का प्रचार करके अल्प विकसित देशों को इसके जाल में फंसाया जा रहा है। भूमंडलीकरण की आड़ में पश्चिम के विकसित देश विकासशील देशों के साथ छल कर रहे हैं। सिद्धांततः भूमंडलीकरण के विचार को दो स्तरों पर क्रियान्वित करना चाहिए। पूंजी का मुक्त विचरण, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम की जा सके और उनके विपणन के लिए विस्तृत बाजार ढूंढा जा सके। इससे पश्चिम के विकसित देशों को भारी लाभ होगा। और श्रम का मुक्त विचरण,
ताकि विभिन्न व्यक्तियों को अपनी अपनी योग्यताओं, निपुणताओं और परिश्रम का उपयुक्त प्रतिफल मिल सके। यदि इसकी अनुमति दी जाएगी तो इससे विकासशील देशों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। विकसित और विकासशील देशों के हितों में संतुलन कायम रखने के लिए भूमंडलीकरण की नीति को इन दोनों स्तर पर लागू करना चाहिए। इधर विकसित देशों ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके पूंजी के मुक्त विचरण को तो बढ़ावा दिया है, परंतु श्रम के मुक्त विचरण को सिद्धांत को कार्यान्वित नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह है कि भूमंडलीकरण विकासशील देशों को धता बताकर विकसित देशों को लाभ पहुंचाने की एक तरफा मुहिम बनाकर रह गया है। कुछ लेखक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के गुण दोषों पर निष्पक्ष विचार करके इसका संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं और तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण से निर्धनता को मिटाया नहीं है बल्कि उसे कायम रखा है। इसने आर्थिक विषमताओं को बढ़ाया है, पर्यावरण को भ्रष्ट किया है, असहिष्णुता को बढ़ावा दिया है, सैन्यवाद को सहारा दिया है, समुदायों को विखंडित किया है और उपाश्रित वर्गों की दशा पहले से भी दयनीय बना दी है। दूसरी ओर वे यह भी स्वीकार करते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण 1945 के बाद विश्व की प्रति व्यक्ति आय तिगुनी हो गई है। विश्व की जनसंख्या में अति निर्धन लोगों का अनुपात आधा रह गया है। पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ी है और निरस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बना है। इससे विकासशील देशों के युवा वर्ग को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल प्रेरणा मिली है बल्कि उपयुक्त अवसर भी मिले हैं। फिर इससे उपाश्रित वर्गों को अपने भूमंडलीय संगठन बनाने की प्रेरणा मिली है और वे यह अनुभव करने लगे हैं कि वे भूमंडलीय प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन वर्गों ने अपने आप को भूमंडलीय संस्कृति के साथ जोड़कर अपनी नई पहचान बनाई है, जिससे उन्हें स्थानीय शक्तियों के प्रभुत्व से कुछ हद तक मुक्ति मिली है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर से मैं आपको इम्पॉर्टेंट सोशलॉजिकल क्विज कराऊंगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, GIC प्रवक्ता सोशलॉजी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सोशलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशलॉजिकल सीरीज़ में आज मैंने आपको लगभग सिलेबस को कवर करा दिया है। 1-2 चैप्टर्स और होंगे, उनको हम देख लेंगे। कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर बहुत से सोशलॉजी के लेक्चर्स अपलोड हुए। इस क्रम में मैंने कुल मिलाकर 69 लेक्चर्स अपलोड किए, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को कवर कराया। आगे भी मैं और भी इम्पॉर्टेंट सोशलॉजिकल फैक्ट्स और सोशलॉजी के क्वेश्चंस जो कि PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे डालता रहूँगा। उसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्प्ट एरिया पर अन्य भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। UPSSC PET, UP PCS प्री एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स मैं एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज़ से स्टार्ट कर चुका हूं, जो कि बराबर कॉम्प्ट एरिया पे आपको दिखेगी। 10 प्रश्नों की एग्ज़ाम शूटर हिस्टोरिकल क्विज मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका कि आप लाभ ले सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्प्ट एरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्प्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कॉम्प्ट एरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कॉम्प्ट एरिया पे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषयों के भी बहुत ही आकर्षक और सरलतम लेक्चर्स अपलोड होंगे। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉगी एंड झारखंड GK के भी लेक्चर्स जहाँ से रोके हुए हैं वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के भी बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स आते रहेंगे। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं और वृक्ष की बहुत महत्ता है। प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी को आपने देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का संकल्प ले। प्लांटेशन ज़रूर करें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें और नित्य निरंतर पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।